नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए एपिसोड में। ये सवाल जवाब का 49वां एपिसोड है। अगले एपिसोड तक हम लोग हाफ सेंचुरी भी मार देंगे। आप लोगों का प्रोत्साहन इसी तरीके से बना रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके सवालों से और सौदागर के जवाबों से। पहला सवाल जो हम लोग ले रहे हैं ये है बी अश्विन जी का, और इन्होंने सवाल किया है पोजीशन इन एग्रीमेंट वॉज 30 जून फॉर रेरा प्रोजेक्ट विच इज नाउ डिलेड टू अक्टूबर 2021 and EMI already hitting on account every month. Paying rent for existing rental house. Will there be any concession from builder at the time of possession? As RERA Act says, builder has to pay interest for delayed period. देखिए अश्विन जी, पहली चीज़ इसके ऊपर हमने एक अभी रिसेंटली ही वीडियो बनाया हुआ है, बमुश्किल 4 से 5 दिन हुए होंगे, जिसमें 6 महीने का एडिशनल एक्सटेंशन मिल रहा है बिल्डर्स को। अगर वो जो ये एक्सटेंशन है गवर्नमेंट के साइड से दिया जा रहा है फोर्स मेजर क्लॉज की तरफ से, तो एक चीज़ आप ये मान के चलिए कि जो भी चीज़ें डिले के वक्त कही गई हैं, यानी कि आपको कुछ कंपनसेशन मिलना, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेरा अथॉरिटी ही इनको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन ये जो आपका कहना ये बिल्कुल सही है। उस वीडियो में भी मैंने इस बात की जिक्र की थी कि आखिर जो लोग अपना EMI भी भर रहे हैं, उसके साथ साथ आप रेंट भी भर रहे हैं, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन बिल्डर की तरफ से आ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पिस रहा है वो है एंड यूज़र या जिसने भी प्रॉपर्टी खरीदी है एक तरीके से लोन पर। क्योंकि बिल्डर के एंड पे क्या है, चलिए ठीक है, कुछ बिल्डरों के साथ समस्या हो सकती है कि मटेरियल प्लस लेबर का शॉर्टेज हो सकता है, पर मैक्सिमम बायर के साथ, क्योंकि हर चीज़ एंड ऑफ द डे बायर के साथ जो है, बायर के साथ ही वो चीज़ें घटती हैं। अगर आप एक चीज़ और देखिए, हर एक बिल्डर 1.5 से 2 साल का बफर लेके रखा है, तो क्या इस पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि जो 1.5 से 2 साल का बफर है, इसमें अगर 6 महीने 8 महीने 9 महीने कुछ ऐसी सिचुएशन आ भी जाती हैं, तो वो जो 1.5-2 साल का बफर है वो इसीलिए तो होना चाहिए। नहीं तो फर्दर आप 6 महीने साल भर का जो है एक तरीके से एक्सटेंशन जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बायर के ऊपर इसका सीधा सीधा जो है असर पड़ रहा है। इस बार गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एडिशनल बेनिफिट्स बायर को नहीं मिल रहे हैं। पर अच्छी चीज़ एक ज़रूर है कि कोविड के आने से कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन पे वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं। एक समय था कि आपका 8-9% मिनिमम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, और आज अगर आप देखें 6.5-7% के आसपास आपको जो है होम लोन का इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सहूलियत है एक तरफ। दूसरी तरफ जो आपका कहना है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज़ है, पर अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फोर्स मेजर क्लॉज की वजह से 6 महीने का एक्सटेंशन इस साल और 6 महीने का एक्सटेंशन लास्ट ईयर मिला हुआ है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है अमरदीप कुमार जी का, और इन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर शेयरिंग। एक्चुअली इन्होंने डाला है जो हमने 600+ का जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था लैंड डील में, उस वीडियो में इन्होंने किया गुंठेवारी प्लॉट का जो हमने वीडियो डाला था। इज दिस फॉर प्लॉट साइज लेस देन 2 एकड़? इज दिस अप्लीकेबल फॉर बिग डेवलपर हैविंग प्लॉट साइज 40 एकड़? देखिए पहली चीज़ अमरदीप जी कि इसमें ये मायने नहीं रखता कि उस बिल्डर का प्लॉट साइज 40 एकड़ है, 60 एकड़ है या 150 एकड़ है या 1 एकड़ है। इसमें मैटर ये करता है क्या वो प्रोजेक्ट NA है, क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है, क्या वह R जोन के अंतर्गत आता है। यानी कि जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड अलाउड है वहीं पे जो है आपको सहूलियत मिलेगी, वहीं पे आपके नाम पे 7/12 आएगा, वहीं पे आप सैंक्शनिंग लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाकी इसका कोई भी दूसरा शॉर्टकट नहीं है, चाहे लैंड साइज कितनी भी हो। हाँ, अगर 25 एकड़ के ऊपर लैंड पार्सल है तो उसके लिए वो NA के लिए बिल्डर अप्लाई कर सकता है। जो भी उसके फीस और वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो पे करके बिल्डर उसे NA करा सकता है, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल। उसके बाद वो रेरा में अप्लाई कर सकता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को, रेरा नंबर भी आ जाएगा और वो प्रॉपर उस पूरे लैंड पार्सल को बेच पाएगा। यह भी देखने की कोशिश करिए कि जो लैंड पार्सल था वो पहले किस तरह का लैंड पार्सल था। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ट्रस्ट के नाम पे रहा हो, फिर उसका कन्वर्जन जो है कर लिया गया हो NA में, यानी कि कॉमर्शियल पर्पस से जहाँ पे लोगों को बेचे जा रहे हों। जैसा निवान मेडोज का एक केस आया था, काफ़ी लोगों का सवाल उस पर भी आया, तो उसमें जो प्राइमा फेसिया एक चीज़ बताई जा रही है कि पहले वो जो ज़मीन थी वो महातोबा टेम्पल ट्रस्ट के नाम पे थी, फिर वो लैंड जो है बेच दी गई सेकेंड ट्रस्ट जो कि राधा स्वामी सत्संग का ट्रस्ट था। उसके बाद जो है उसे प्रॉपर सेल के लिए जो है अधिकृत कर दिया गया, यानी कि उसका NA कर दिया गया, और उसमें काफ़ी जो है लोगों का यह कहना है कि जो ड्यूटी बनती थी गवर्नमेंट की 40+ करोड़ की वो नहीं पे की गई है।
अब वो मामला कितने समय तक कैसा चलेगा और कब जाके सेटल होगा वो देखना होगा, लेकिन ऑन पेपर वो स्ट्रांग है क्योंकि वो एनए हो चुका है, रेरा रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद लोगों को वो बेच रहे हैं और जहाँ पे लोग लोन भी अवेल कर पा रहे हैं। तो उसमें कोई पेपर का फॉल्ट नहीं है, पर हाँ जो ये पीछे किस तरीके से उसका कन्वर्जन हुआ है वो एक डिस्कशन का विषय जरूर है जो कि ऑलरेडी चल रहा है। तो जैसा आपका डाउट जो है क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लॉट छोटे बड़े से नहीं, उसकी सैंक्शनिंग होनी चाहिए और मिनिमम 25 एकड़ का प्लॉट लगता है एनए कन्वर्जन के लिए अगर वो एग्रीकल्चरल जोन में आ रहा है, यानी कि एग्रीकल्चरल नॉन डेवलपमेंट, जिसे सेती ना विकास जोन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, नीरज राजपूत जी हैं और इनका सवाल है, हाय सर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन गार्डियन ईस्टर्न मेडोज प्रोजेक्ट नियर इयन आईटी पार्क। देखिए नीरज राजपूत जी, पहली चीज़ ये नियर इयन आईटी पार्क इसको नहीं कह सकते। हाँ, अगर 1-1.5-2 किलोमीटर को नियर कहते हो तो ज़रूर ये इयन आईटी पार्क के नज़दीक है। रही बात बिल्डर के ऊपर कि इस पर क्या ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि ऑलरेडी जिसका पोजीशन 1.5-2 साल पहले होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है, उस पर कैसे ट्रस्ट किया जाए। क्योंकि जब प्रोजेक्ट रुकता है वो भी इन बिटवीन, जब आप 80% 70% काम कर चुके हैं उसके बाद, क्योंकि फंड क्रंच भी आया था या बाकी भी जो समस्याएं रही हों, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरीके से बाद में की गई है इस पे एक सवालिया निशान जरूर उठता है। और ऐसे प्रोजेक्ट पे अगर आप पैसे लगा रहे हो सकता है फर्दर डिले के भी चांसेस हो, एक निगेटिविटी जरूर प्रोजेक्ट पे बन जाती है। आने वाले समय पे कभी अगर आपको रीसेल करना होगा, एग्जिट करना होगा, वो आपके लिए एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में सबको पता होता है। आज मान लीजिए वो बना के पेंट वगैरह करके आपको दे देते हैं, आने वाले 2 साल में अगर उसमें तमाम क्रैक्स वगैरह दिखने लगेंगे, अगर कोई चीज़ दिख ही नहीं रही अच्छी, तो आपके पास लेने के लिए लोग क्यों आएंगे। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे बिल्डर जिनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी रुक चुका है फिर उसे चालू कर रहे हैं और आप फ्रेशली उसमें एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे कुछ पैसे बच रहे हो या लोकेशन आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ऐसे बिल्डर के साथ जाइए जहाँ पे आपको एक लीगेसी दिख रही हो, ऑन टाइम डिलीवरी दिख रही हो, क्वालिटी दिख रही हो। अगर मान लीजिए आपको खुद रहना और आपको इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं आ पा रहा है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो ऐसी जगह पे भी फंसे होंगे जहाँ उनको पोजीशन डिले हुआ है, या फिर कुमार की बात मैं कह रहा हूँ, ईस्टर्न मेडोज की अगर बात कर लीजिए, ईस्टर्न मेडोज में अगर ऑलरेडी जो है लोग वहाँ पे खरीदे हुए हैं, अब वो कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट में एंटर नहीं करना चाहेंगे, तो आप रीसेल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट है, हो सकता है आपके मतलब की चीज़ें, आपके लायक की चीज़ें उसमें भी मिल जाएं। तो कभी भी रुके हुए प्रोजेक्ट में मैं तो सलाह नहीं करूंगा कि उसमें फिर से पैसा लगाया जाए। कल को पोजीशन आ जाता है, 6 महीने 8 महीने बाद आप उसका प्रॉपर रिव्यू देख सकते हैं, लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसे कवर कर लें। उसके बाद अगर चीज़ें ठीक लगती हैं तब कोई बायर आते हैं और परचेज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसका सीधा जवाब आपके पास पहुंच ही चुका होगा, आप बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला सवाल है सूरज मजुमदार जी का और इनका सवाल है, सर प्लीज कवर कुमार पिकाडिली project, very little to no information present on the internet on this, how is this developer, what about the location, will construction of Phoenix Mall increase the price of flat nearby in future। देखिए पहली चीज़ तो सूरज जी, इसका जो आपने एक सवाल पूछा है फिनिक्स मॉल के बनने से, तो फिनिक्स मॉल के बनने से इस पे कोई खास फर्क नहीं आना चाहिए कुमार पिकाडिली पे। कारण क्या है, दोनों रोड के एक दूसरे के अपोजिट में है और यह बिल्कुल आप देखेंगे तो ताथोड़े के एकदम बॉर्डर पे है, यानी कि वाकड़ के बॉर्डर पे है, वेस्टर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कह सकते हैं वाकड़ का। तो वहाँ पे जो फिनिक्स मॉल आ रहा है उससे इस पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पहली चीज़, बिल्डर पुराना है, कुमार बिल्डर की अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन है, इनके बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए हैं, इनके तमाम अलग अलग सेगमेंट भी दे, जैसे कुल करके था कुमार अर्बन लिमिटेड जिसमें कुल नेशन हुआ करता था, कुमार का जो है यहाँ पे कुल एकोलॉक हुआ करता था माड़ुंगे में, यहाँ पे जो मैंने बताया मांजरी बुद्रुक में जो है कुल नेशन हुआ करता था। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से फिर क्या हालत हुई सबको पता है, हमने कई वीडियोस में कवर भी किया। बाद में इसे जो है सॉलिटेयर ने परचेज कर लिया, जहाँ दोनों जगहों पे अगर आप देखेंगे तो कुछ पार्ट वीटीपी और मैक्सिमम पार्ट पे जो है आपका गोदरेज जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मिक्स रिस्पॉन्स है। और जो अगर आप इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे, 7 टावर रहने वाले हैं, जो नए 3 टावर आ रहे हैं उनका पोजीशन 2023 और 2025 में शेड्यूल किया गया है। तो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, काफ़ी लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं काफ़ी चीज़ें जो है ऑन द प्लेस नहीं है जैसा होना चाहिए था। तो आप देख लें, बिल्डर के रेपुटेशन की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई खास समस्या है,
जहां तक रही बात फिनिक्स के बनने के बाद, ट्रैक्शन जरूर उस लोकेशन में क्रिएट होगा, पर ये दूर होने के नाते इस पे प्राइस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप आसपास देखेंगे तो ढेर सारे कॉलेजेस, स्कूल भी मौजूद हैं। तो इस नज़रिए से अगर कहा जाए तो प्रोजेक्ट का लोकेशन जो है अच्छा है। यदि आपके बजट में बैठ रहा है और लेआउट वगैरह आपके हिसाब से लग रहा है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं और सवाल ले लेते हैं आशा जाधव जी का। इनका सवाल है, हाय, आई एम अबाउट टू रजिस्टर माई प्लॉट इन वाघोली विच इज इन रेजिडेंशियल जोन। साइज ऑफ द प्लॉट इज 1175 स्क्वायर फीट। डेवलपर हैज प्रॉमिस्ड मी इंडिपेंडेंट 7/12 along with common registration among several purchasers due to 11,000 square feet restriction. Should I continue or cancel? Kindly reply. देखिए आशा जादव जी, पहली चीज़, अगर वो आर जोन में है तो फिर उसके लिए 11,000 स्क्वायर फीट की ज़रूरत क्या है? उसके तो एक गुंठे पे भी यानी कि 1000 स्क्वायर फीट पे भी 7/12 हो जाना चाहिए। या फिर जो भी उन्होंने लेआउट सैंक्शन कराया होगा, जो भी लेआउट उन्होंने कलेक्टर के पास सबमिट किया होगा, उस लेआउट के हिसाब से वो बेच सकते हो, 7/12 करा सकते हैं। वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं आनी चाहिए कि 4 लोगों को या 2 लोगों को 3 लोगों को मिलाना पड़े 11,000 स्क्वायर फीट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से प्रपोज देने के नाम पे बेचा जा रहा होगा। और 11,000 स्क्वायर फीट का रिस्ट्रिक्शन इसलिए है कि आप 1,000 स्क्वायर फीट में कौन सी खेती करेंगे। इसीलिए अगर आपको सेती जोन का लैंड लेना है तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन 11,000 स्क्वायर फीट का लगाया गया है कि अगर आपको खेती करनी है तो 11,000 स्क्वायर फीट की खेती करिए। उससे नीचे वाले प्लॉट की तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो खेती की जा सकती है। इसी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, जब भी 11,000 स्क्वायर फीट का जिक्र आता है, चाहे अकेले कोई ले रहा हो या 4 लोगों को मिला के ले रहा हो, तो जाहिर सी बात है वो सेती जोन होगा, सेती ना विकास जोन होगा, जहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। और आप फार्मर हैं कि नहीं है, आपके पास फार्मर का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, आपके पास पूरे इंडिया में कहीं और एग्रीकल्चरल लैंड बड़े पैमाने पे यानी कि 11,000 स्क्वायर फीट 15,000 स्क्वायर फीट के ऊपर है कि नहीं है, उसी के बाद ही आप प्लॉट लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास सेती जोन का कोई लैंड नहीं और आप तुरंत जो है जंप करके सेती ना विकास जोन का, एग्रीकल्चरल जोन का जो है प्लॉट आप खरीद लें। वो बाद में कभी भी दिक्कतें आ सकती हैं। या तो फिर पहले आप किसान बनिए, उसका पंजीकरण कराइए, उसका सर्टिफिकेट लीजिए, उसके बाद आप सेती ना विकास जोन का या एग्रीकल्चरल जोन का लैंड लीजिए, और वो भी 11,000 है उसके ऊपर लीजिए, जिससे आपका ग्राम पंचायत के लिस्ट में भी आपका नाम आ जाए। तो इस बात को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। हर किसी को बताइए, सब तक ये चीज़ों को शेयर करिए, या खुद बताइए कि जब भी 11,000 स्क्वायर फीट का जिक्र आए तो जाहिर सी बात है वो लैंड जो है एग्रीकल्चरल या फिर एग्रीकल्चरल नॉन डेवलपमेंट का है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है दीपक ठाकुर जी का, और इन्होंने लिखा है, उसी गुंठेवारी प्लॉट पे ही इनका भी कमेंट आया है जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए थे। तो इनका सवाल है, कुछ मंथ पहले गवर्नमेंट ने गुंठेवारी प्लॉट्स को लीगल करने का नोटिफिकेशन निकाला था, व्हाट वाज दैट? देखिए, पहली चीज़ जो अभी पहली मैंने बताया दीपक जी, कि कई बार ऐसा होता है कि सेती ना विकास जोन का प्लॉट वो लोग लेते हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, यानी कि जो किसान तो हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी है, तो दूर कहीं उनके पास जो है एग्रीकल्चर लैंड भी है उनके होम टाउन पे, पर यहाँ पे उनके पास बड़ा लैंड पार्सल लेने के लिए पैसा नहीं, उन्होंने छोटा लैंड पार्सल लिया है, तो वो ठीक है। पर यहाँ जो कैंसिल किए गए उसमें ज़्यादा मात्रा ये है जो किसान है ही नहीं, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, कोई विदेश में रह रहे हैं, उनके पास एग्रीकल्चर का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, कोई फार्मर का सर्टिफिकेट नहीं, उन्होंने खरीद लिया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि, और उसमें भी गुंठेवारी जो रेगुलराइज की जाने की बात की गई है, उसकी तय सीमा की गई है कि आप इस डेट तक 2020 के पहले तक जिन्होंने खरीदा है, या फिर जिन्होंने भी कंस्ट्रक्शन कर लिया है एज पर नॉर्म्स, यानी कि जो वहाँ की FSI थी उसके अनुसार ही अगर आपने बनाया है, मार्जिन छोड़ा है, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने किसी भी तरीके से खरीदा हो सबको रेगुलराइज कर देंगे। तो यहाँ पे कई धांधलेबाजियाँ हुई है। एक तो जो फार्मर ना होते हुए परचेज किए हैं, और जो आप लैंड का फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते हैं छोटे प्लॉट में, यानी कि टुकड़ा बंदी कायदा जिसे कहा जाता है, उसके बावजूद भी जब रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं तो रजिस्ट्रेशन उसका एग्रीमेंट टू सेल कैसे हो रहा है? जाहिर सी बात है, या तो पैसा खिला के किया जा रहा है या जान पहचान में किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को कॉग्निजेंस में लेते हुए ऐसे डील को कैंसिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जिनका स्टैम्प ड्यूटी जो भरा गया हो वो भी रिफंड किया जाएगा ऐसी स्थिति में। ऐसा नहीं कि उसको गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। तो रेस्ट एश्योर रहिए। और हो सकता है कि कई लोगों ने जिनके पास किसान का सर्टिफिकेट है, जो फार्मर हैं, उन्होंने प्लॉट लिया है और वो प्लॉट साफ़ सुथरा है, सर्च टाइटल उन्होंने करा के लिया है, बड़ा लैंड पार्सल, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 3 साल के एग्रीमेंट को जो है स्क्रूटनाइज किए जाने की बात की जा रही है, यानी कि जिन्होंने पहले लिया 7/12 हो चुका है, वो तसल्ली में रहें। जो अभी रिसेंट में जिनका काम हो रहा है, जो ज़बरदस्ती जब उसका रूल ही नहीं है
कि उसका एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट टू सेल हो, रजिस्ट्री हो, तो आखिर कैसे हो रहा है छोटे प्लॉट का, फ्रेगमेंटेड प्लॉट का। इस वजह से ये चीज़ें, ये एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से लिया गया है। तो सीधा सा संदेश है, जब भी लीजिए साफ़ सुथरा लीजिए, सर्च टाइटल कराइए। अगर आपके पास फार्मर सर्टिफिकेट नहीं है तो ज़बरदस्ती सेती जोन या सेती नाविका जोन में इन्वेस्टमेंट मत करिए सस्ते के चक्कर में। अगर आपको लेना ये थोड़ा दूर लीजिए जहाँ पे आपका 7/12 हो सके, सर्च टाइटल कराइए, पेपर नोटिस कराइए और देखिए कि भाई मैं, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो किस तरीके से मैं फार्मर बन सकता हूँ। बाद में जब कभी रूल चेंज होगा, वो आर जोन में आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है वो चीज़ समय पे डिपेंड करता है। तो ये आपके सवाल का सीधा जवाब है। अगला जो सवाल है वो है नितेश कुमार जी का, और इन्होंने सवाल किया है, इनिशियली पेगासस रिवर ग्रीन्स वाज सपोज टू बी 100 एकर्स टाउनशिप, नाउ वीटीपी इज प्रमोटिंग अल्टेयर एज पार्ट ऑफ सम सेम टाउनशिप, प्लीज पुट सम लाइट ऑन दिस। देखिए, पहली चीज़ जो पेगासस की आप बात कर रहे हैं, जैसे भी हमने पहले दूसरे सवाल के जवाब में बताया, जो कुमार अर्बन लैंड का अर्बन लिमिटेड का जो लैंड पार्सल था उसे सॉलिटेयर ने खरीदा, उसका ज्वाइंट डेवलपमेंट वीटीपी कुछ हिस्से पे और मैक्सिमम हिस्से पे गोदरेज कर रहा है। अब रही बात जो नेक्स्ट नए फेज की बात की जा रही है, जो पेगासस का हिस्सा बताया जा रहा है, ये बात सही है कि सॉलिटेयर ने बड़े पैमाने पे लैंड को परचेज किया है नियर टू यूविला पेंसिल टावर्स आप कह लीजिए, जिसका हद जो है वो वाघोली के आता है। तो वहाँ पे जो लैंड पार्सल उन्होंने लिया है वो 25 एकड़ के ऊपर है, तो वो पहले एनए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनके पास लैंड पार्सल इतना है। पर आप ये नहीं कह सकते कि वो उसी टाउनशिप का हिस्सा है, बताने के लिए बिल्डर बता सकते हैं, पर दोनों लैंड पार्सल के बीच में कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो कहीं ना कहीं अगर वो डेवलप वीटीपी भी कर रहे हैं या फिर सॉलिटेयर करेंगे फ्यूचर में, तो वो एक हिस्सा आप जरूर कह सकते हैं, पर उसके बीच डिस्टेंस रहने वाला। एक दूसरा, अभी तक जो लैंड, जो वहाँ का लैंड का टाइटल है वो एग्रीकल्चरल सेती नाविका जोन ही है, तो अभी तो कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। अभी तक उसके डॉक्यूमेंट पे कुछ चीज़ें नहीं, ना रेरा तो बाद में आता है, पहले तो उसका एनए होना चाहिए, सैंक्शन ऑर्डर आना चाहिए, उसके बाद वो सारी ऑर्डर्स को जब आप अपलोड करते हैं रेरा के साइट पे, तब आपको रेरा सर्टिफिकेट मिलता है। तो जिस चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है उसके बारे में क्या बात की जाए। ऐसे तमाम जो है प्रोजेक्ट मार्केट में तैर रहे हैं, कुछ केशव नगर में, कुछ खराड़ी में, कुछ वाले नगर में, कुछ जो है पुणे वेस्ट में, चाहे आप हिंजोड़ी की बात कर लीजिए, महाडुंगे की बात कर लीजिए, जितने भी लोकेशन हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र करना ठीक भी नहीं है और ना ही आपके द्वारा निवेश करना ठीक है, जब तक कि उसका पेपर पे कुछ सारी चीज़ें आपके सामने ना हो, क्योंकि आने वाले समय में उसमें कितने चेंजेस होंगे, कैसा प्लान होगा, कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। वो सैंक्शनिंग के बाद ही आप जो है मुहर लगा सकते हैं, हाँ ये चीज़ ऐसे ही रहने वाली है। अभी जो है उसके आसपास जो है खेल के कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा सलाह रहेगा, कोई भी सेगमेंट हो जिसका आपको धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है, उसके बारे में डिस्कस करना ही बेकार है। अगला सवाल जो है वैभव जैनिया जी का है, और इन्होंने कुछ देर पहले ही कमेंट किया है, मैं चेक कर लेता हूँ उनका सवाल भी। तो वैभव जैनिया जी हैं, इनका सवाल है, आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर सवाल जवाब एपिसोड एंड 1 कंप्लेंट। पहला सवाल आपका है, आई हैव बुक्ड 1 BHK इन वीटीपी ब्लू वाटर लियोनारा एच बिल्डिंग इन September 2019 सिंस लास्ट 8 month, नो वर्क प्रोग्रेस डन, कैन यू प्लीज अपडेट व्हाट द रीजन। देखें, अब इसके बारे में रीजन तो आपको बिल्डर से पूछना चाहिए, उनसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता है। तमाम इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काफ़ी मास लेवल पे इन्होंने बेचा भी है, तो फंड का फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। तो फंड क्रंच होगा ऐसा तो प्राइमा फेसिया नहीं कहा जा सकता है। बाकी क्या चीज़ें, एक बार आपको बिल्डर से इस पर क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस हिसाब से बाकी बिल्डर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे गोदरेज वगैरह जो कंस्ट्रक्शन जिस पेस पे कर रहे हैं, वीटीपी जो है पहले लॉन्च होने के बावजूद, इवन जैसे मांजरी खुर्द की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे भी इनका वर्क प्रोग्रेस उसकी अपेक्षा थोड़ा स्लो जरूर है, पर इसका रीजन जो है बिल्डर ही बता सकता है। यदि हमें कुछ पता चलता है अंदर की बात, तो आप तक जरूर लाने की कोशिश करेंगे। आपके दूसरे सवाल का जवाब लेते हैं। विलास जावड़ेकर, बिल्डर रिसेंटली अनाउंस्ड कन्वर्टिबल होम इन पाषाण, is it good for investment as it can be used for multi-purpose use because ROI might be on higher side। देखिए, आपका ये प्रेडिक्शन है, कन्वर्टिबल है, वो किस तरह का कन्वर्टिबल है ये पहले चेक करिए, क्या वो रूल रेगुलेशन के तहत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप उसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा FSI भी कंज्यूम होगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा FSI नहीं कंज्यूम हो रहा होता तो बिल्डर उसको जो है पहले ही कंस्ट्रक्ट करके देता। तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिए, अगर वो प्रोविज़न एज पर नॉर्म्स है तो बिल्कुल आप फ्यूचर में कर सकते हैं,
यानी कि आपके फ्लैट में FSI जो है वो प्रॉपर पहले से ही है और आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कारपेट एरिया जो लोग देखते हैं उनको जो है वॉल्यूम भी देखना चाहिए, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया है। तो अगर कन्वर्टिबल में आपके पास ज़्यादा वॉल्यूम है तो हो सकता है आप उस पर स्लैब डाल के कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बना पाएँ। तो पहले देख लीजिए एज पर नॉर्म वो ठीक है और कब बन सकता है, कितना खर्चा आएगा। अगर सब कुछ वाइबल लग रहा है तो बिल्कुल आपका कहना, आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। आपका जो कंप्लेन है, यू आर मोर फोकस ऑन ईस्टर्न साइड, प्लीज़ मेक वीडियोज़ ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ पुणे। देखिए वैभव जी, आपका कहना ये कुछ हद तक सही है कि काफ़ी प्रोपोर्शन जो हमारे वीडियो का है वो ईस्ट साइड का है, वेस्ट के वीडियो अपेक्षाकृत कम है। लेकिन अगर आप हमारे पिछले 6 महीने 8 महीने के वीडियोस देखेंगे तो हमने तमाम बड़े छोटे प्रोजेक्ट लोकेशन डिटेल पुणे वेस्ट से भी कवर किए हुए हैं। और कोशिश ये है कि आने वाले समय पे पुणे के चारों तरफ से उतने ही वीडियो आए जितना किसी एक तरफ से आता है। पर उसके लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। जाहिर सी बात, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बड़ी टीम की ज़रूरत है, उतने बड़े लेवल पे एनालिसिस की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके सामने रखी जाए उसका कुछ धरातल होना चाहिए, उसका कुछ बेस होना चाहिए। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हमारा कोई भी ऐसा प्रयास नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाया जाए। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय पे आपको और भी तमाम वीडियो पुणे वेस्ट से भी मिलेंगे और आप लोग अपना प्रोत्साहन इसी तरीके से बनाए रखिए। आप लोगों के तमाम सवाल ऐसे भी आए थे जिस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत थी, चाहे वो पिछले कुछ न्यूज़ की बात कर लीजिए, खराड़ी केशवनगर के ब्रिज की बात कर लीजिए, इन सब पे हमने वीडियो कवर किया हुआ है। और आने वाले समय में भी आपके सवाल में से जितने भी सवाल में से पूरा डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम बनाएंगे। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए जिससे सबका ज्ञानवर्धन हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे तमाम जानकारियाँ रियल एस्टेट से जुड़ी, पुणे शहर से जुड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी आप तक पहुँचती रहे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।